एंड मैं सबसे पहले बहुत दिल से बहुत ज़्यादा आपका शुक्रिया करना चाहूँगी कि आप हमारे जयपुर टोस्ट मास्टर्स क्लब में आए and on the behalf of Jaipur Toastmasters family, a very warm welcome, ma'am. मैं खुद इतना एक्साइटेड थी जब हार्दिक का कॉल आया था और मैंने कहा मैं फ्री हूँ क्योंकि मैं उज्जैन गई हुई थी और मैंने कहा आई एम फ्री जस्ट 6th ऑफ तो मैं कंडीशन करा तो मैं आया फ्री तो मेरे लिए अच्छी बात है कि एक मोटिवेशन जब जो सोसाइटी को मिल रहा है थैंक यू। माय प्लेजर कि मैं यहाँ आई नहीं, इट इज़ ऑलवेज आवर ऑनर कि आप आए स्टेज पे एंड इट इज़ माय ऑनर स्पेशली कि मैं आपके साथ ये स्टेज शेयर कर रही हूँ। तो माई मैं सबसे पहले पूछना चाहती हूँ आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है? मैं परफेक्ट हूँ। जर्नी करते हैं तो थोड़ी सी डाउन है, बाकी आई एम परफेक्ट हूँ। नहीं, आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू। तो आपको नजर नहीं लगेगी। माई मैं जब रिसर्च कर रही थी ना, मैंने आपका इंस्टाग्राम देखा और मुझे ना बहुत अच्छा लगा। आप ना बहुत सारी चीज़ें डालते हो इंस्टाग्राम पे और मैंने कुछ पढ़ा था कि वो जो मेरे किरदार पर उठाते हैं उंगलियाँ, तोहफों में उनको मैंने आईना दे दिया। देखो रीज़न जब मैं कहती हूँ कि मेरे पे इवन हम लोग शुरू से बचपन से सुन के आ रहे हैं कि कोई कहता है कि यूँ तेरे पे तो तीन मेरी तरफ आ रही है, तो डेट्स मैं लिखती भी हूँ, बहुत सारे मेरी डायरीज भी है और मैं कुछ लिखती रहती हूँ, आए दिन कुछ ना कुछ मेरे कर्नल्स लिखते रहते हैं। तो मेरे थॉट्स जो रहते हैं कभी कभी शायद ईश्वर से टचेज में है, ज़्यादा ईश्वर का ध्यान करती हूँ तो मेडिटेशन करती हूँ तो शायद ये थॉट्स लिखे हुए आते हैं। पर वाकई सही है कि हम कहते हैं हम किसी पे ब्लेमिंग करने से पहले मैं खुद की तरफ क्या झाँकूँ, मैं अंदर से तो क्या हूँ पहले अपने आप में देखूँ, तब मैं किसी और की तरफ नज़र ठग देखूँ। बहुत खूब कहा है। माई आज हम आपको देखते हैं, आप इतना अच्छा कर रहे हो सोसाइटी के लिए, आपने इतने लोगों की हेल्प करी है, इतने लोग चेंज हो रहे हैं, लेकिन वो जर्नी, वो पुष्पा माई, उनकी क्या कहानी थी वो बताएं आपको। देखो अगर मैं दर्द को पकड़ के बैठूं तो कल का सवेरा नहीं देख पाऊंगी, क्योंकि हर दर्द के पीछे ही एक सक्सेसफुल स्टोरी होती है। तो रात के अंधेरे को क्या मैं पहचान पाया सक्सेसफुली जब बताऊं कि मेरी मदर ऑलवेज सपोर्टिंग बचपन से। मैंने कभी वो दिन नहीं देखे जिससे मुझे कभी ऐसी फील हुआ हो कि मैं अलग हूँ, क्योंकि मेरी मदर ही कहती सकते हो घर में सबसे बड़ा सपोर्ट करने वाली मदर ही है। जब माँ के आंचल में 100 गुनाह माफ हो जाते हैं तो फिर सोसाइटी की क्या मजाल जो आपका सच नहीं है। देसी वाला लड्डू टेढ़े से पर मेरा किसी और का तो नहीं है ना, तो जस्ट उस आंचल में मेरे 100 गुनाह माफ हो जाते हैं तो 10 लाख। और मैं जिस फैमिली की में पली बड़ी नॉर्मल, तो मेरी सोसाइटी मेरी बड़ी मेरी पूरी और जो फैमिलीज है सब अब्रॉड रहते थे, तो इस माइंड उनका वैसे ही अब्रॉड था, तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि यार अल्लाह या कभी ऐसा चीज़ हुआ कि मुझे वो चीज़ देखनी पड़े, कभी नहीं ऐसा फील नहीं हुआ। और हमेशा से मेरी मदर के बाद थोड़ा सा रहा मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, जैसे ऑल फैमिलीज के अंदर होता, कोई स्पेशली मेरे लिए नहीं हुआ, एक सबके लिए होता है। जब पेरेंट्स का डेथ होती है तो सब प्रॉपर्टीज को लेके भाइयों सबको रहता है, तो वो नॉर्मल। जैसे मैं क्यों ही मानूँ कि मैं ट्रांस हूँ या मैं LG हूँ या BTB हूँ या T हूँ, तो जो सबके साथ नॉर्मल तो उस मेरे साथ भी नॉर्मल है, क्योंकि चैलेंजेस में हर चीज़ को एक्सेप्टिंग करना होता है। वो चीज़ मेरे साथ भी हुई थी, पर मैंने इसको कुछ तरीके से उसको सॉल्व आउट किया, फिर अपने माइंड को चेंज किया कि मुझे क्या करना है लाइफ में। पर कभी जिंदगी में वो नहीं किया जो मेरी माँ से वादा किया था कि मैं पीतल के उंगली और काट की ढोलक कभी नहीं उठाऊंगी, तो वो जो वादा किया वो तो कभी उसकी तरफ मुड़ के। हाँ, उस सोसाइटी उस कल्चर को जरूर एक्सेप्ट किया, क्योंकि मैं जिस घराने में चेला वगैरह हूँ जो उस पर कभी वो चीज़ हमने करी, मैंने करने की सोची भी नहीं था, कभी उस चीज़ को करने के लिए मोटिवेट। बहुत बहुत बढ़िया। और माई जब मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट सुने और उसमें से ना मैंने एक में सुना भी था कि वो कहती हैं कि ना लोग अक्सर आपसे पूछते हैं कि आप अलग हो, आपको कैसा लगता है, तो वो कहती है मैं अलग नहीं हूँ, ये समाज है, ये सोसाइटी है जिसने मुझे अलग किया है, मैं तो मानती ही नहीं हूँ। जब मैं मुगल काल आया था, मुगल काल ने वाकई में जो किया था, तो मेरे समाज को इतना प्रेरित किया गया। तो जो 700 साल मुगलों ने शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया,
तो जो 700 साल समाज और 75 साल मेरे देश को आज़ाद हुए, इस समाज को जो पीछे धकेल दिया, क्या एक रात में थोड़ा बदला जा सकता है? या 10 साल में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को भी 2014 के बाद 2024 में जी रहे हैं, उसको 10 साल कंप्लीट ही नहीं हुए। कम से कम 10 साल तक हम यहाँ तो आए विद द चेंज। हम 10 साल में बात तो कर रहे हैं। इससे पहले तो 2014 के पहले मेरे पास क्या जजमेंट था कि मैं बात कर रहा हूँ ट्रांसजेंडर्स के बारे में? ट्रांसजेंडर तो मौजूद ही नहीं था कि इंसान ही नहीं समझा जाता। Even you can't even imagine. I'm the first one in India who got birth certificate. Statistics department का डेटा ही नहीं कि हम पैदा भी होते हैं, हम कब हम मर जाते हैं। सोचिए अभी, और मैंने जुलाई में ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया था। जब मेरे पास डेटा ही नहीं है, गवर्नमेंट का डेटा ही नहीं है, और अगर मैं किसी स्कीम्स के लिए हम लोग जाते हैं, जैसे सपोज कि अगर जन आधार का आप लोगों को पता होगा राजस्थान स्टेट से ही है, तो 25 लाख रुपए का हेल्थ कवर इंश्योरेंस होता है, ठीक है। उसमें भी जब मैंने खुद इंडिविजुअली अप्लाई किया बीइंग अ ट्रांसजेंडर, तो उस पे ई मित्र पे लिखा हुआ है ये जो मनुष्य है ये मुखिया बनने के योग्य नहीं है। तो क्या हम ट्रांसजेंडर्स को क्या कोई बीमारी नहीं होती है? हम लोग को बीमारी होती है, हम लोग को भी हेल्थ कवर इंश्योरेंस की जरूरत होती है। फिर मैंने वहाँ पे डायरेक्टर सर से बात करी जाके, फिर वहाँ पे उन्होंने वो चीज़ उन्होंने बोला कि बेटा अब तक कोई आया नहीं था। मैं सर मैं आ गई ना, आप मुझे दीजिए, मतलब मेरे को चाहिए। जैसे कि 2013 के अंदर जब इलेक्शन डिपार्टमेंट के पास मैं गई थी, तब एक जन इलेक्शन कमिश्नर थे, तो मैं कहा मुझे वोटर आईडी चाहिए। तब तो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी नहीं आया था। तो मैं जब 13 था तो बोला ऐसा केस आया ही नहीं है जो वोटर आईडी पे अप्लाई करे। तो मैं कहा आपकी जनगणना 2011 से है, तो बोला हम उस पर किंडर लिखते हैं। तो मैं कहती मुझे दोनों नाम मेंशन कराने। तब ए जैन साहब थे, कमिश्नर साहब थे, तो मैं उनके पास अप्लाई की। तो कोई भी नई चीज़ के लिए, जैसे पैन कार्ड था, पैन कार्ड में कभी ट्रांसजेंडर नहीं आता था। फिर हमने नेशनल लेवल पे जब किया तो पैन कार्ड की जो वो CEO थी, उन्होंने कहा आपकी क्या कमिटी इतना पे कर पाएगी टैक्स में, तो हम अपनी उसकी कंसेप्ट में चेंज कर पाए। तो मैंने कहा ये तो आप सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को चैलेंज कर रहे हैं, आप क्यों नहीं इसमें चेंज कर पा रहे? फिर जाके उन्होंने चेंज किया, तो 2018 के बाद जो ट्रांसजेंडर्स का पैन कार्ड बनना शुरू हो गया। तो कोई भी पॉलिसीज के लिए पहल कोई भी कर सकता है और उसमें चेंजिंग ला सकता है, क्योंकि ये राइट्स भी अबाउट 18 का हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में है, जो दादा भीमराव अम्बेडकर लिखे हुए हैं, उन्होंने 18 साल के बाद कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स में चेंजिंग और कोई भी अपनी पॉलिसीज को लेने के लिए एक्सेस कर सकता है, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 14 कह रहा है इक्वलिटी राइट की बात कर रहा है। तो ये सब चीज़ें उसमें ऑलरेडी 2018 के अंदर भी हम लोग जब किया तो बड़ा चैलेंजेस का काम था, क्योंकि कौन करे। इसी तरह जब मैंने अपना सेल्फ डिक्लेरेशन बनाया, तो जबकि उस समय बख्श साहब थे, तो मैंने कहा मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन बनने के लिए 2010 की बात है। बोला आप कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ ये है? तो मैंने कहा मैं कहाँ से पेरेंट्स लेके आऊँगी, मैं खुद को सब आइडेंटिफाई कर रही हूँ कैसे। तो तब जाके उन्होंने वो ये, तो कई बार क्या होता है, कई चैलेंजेस को हमें खुद को भी एक्सेप्टिंग करना पड़ता है, तब जाके उस चीज़ की पॉलिसीज में चेंजिंग का गवर्नमेंट कहते हैं जब तक हम दरवाजा खटखटाएंगे सुनेगा कौन। ये आपने बहुत बहुत सही बात कही है माही। और वो कहते हैं ना चेंज स्टार्ट फ्रॉम विद इन, तो जब तक हम नहीं बोलेंगे तो हमारी बात कोई सुनेगा भी नहीं। तो जब पहले तो बेसिकली 2014 से पहले तो कोई जजमेंट ही नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो हम किस बिहाफ पे जाकर के बोल पाए। अभी तो कम से कम एज अ पॉलिसीज और सभा का रूल्स है, हमारे पास अपना एक्ट है, तो हम बात कर सकते हैं किसी डिपार्टमेंट में जाकर दिस इज माय एक्ट, दिस इज माय राइट्स। पहले तो वो भी नहीं था, बिफोर 14 तो कुछ भी नहीं था ना। लेकिन मैं थोड़ा सा वापस मेरे क्वेश्चन की तरफ आऊंगी। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा वापस वही रहेगा कि जब आपको पता चला था कि वो जो बॉडी में बहुत फेमिनिन वाले चेंजेस होते हैं, आपको वो साइड बहुत पसंद होता है, वो से अब तक का स्ट्रगल क्या था, वो टाइम क्या था, आपने क्या चीजें देखी थी? देखो जो ट्रांसजेंडर की जर्नी होती है, बायोलॉजिकल में मेल पैदा हुई, अब बायोलॉजिकल मेल से जब मैं ट्रांस की तरफ, ट्रांस वुमेन की तरफ आती हूँ, यानी जो एक मेल से फीमेल की तरफ जब कन्वर्टिंग होती है, उसमें बहुत सारा हरसमेंट, वायलेंस, क्राइसिस, सब चीज़ें चलती हैं। तो ये आपके पर है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हैं, कैसे झेल सकते हैं। एक गर्ल है, गर्ल जब किशोर अवस्था से व्यस्त तब तक वो आती है, तो उसके साथ भी बहुत सारे चैलेंजेस एक्सेप्टिंग होती है। पर यहाँ पर अगर मैं एक कोऑर्डिनेशंस करके चलती हूँ, तो वाकई में सोसाइटी कांट एक्सेप्ट द डेट्स ऑफ कम्युनिटीज। तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि आपने ये क्यों नहीं, पर मैं कह रही मेरे साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं फैमिली से स्ट्रॉन्ग थी, फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग थी, एवरीथिंग है। तो इन चीज़ों की मुझे फेस करने की जरूरत, बाकी वाकई में जो मेरी कम्युनिटीज़ हैं उनको बहुत चीज़ का फेस करना पड़ता है। पहली चीज़ तो ना तो कहीं उनको मकान मिल पाता है, अगर कहीं ले जाए तो मकान नहीं मिल पाता है।
अगर कहीं हेल्थ के लिए तो कौन सा डॉक्टर देखेगा कि मेल के लिए स्पेशलिस्ट है, फीमेल के लिए अगर डायग्नोस्टिक में प्रॉब्लम है तो कौन देखेगा, अगर इसके लिए तो कौन देखेगा। पहली चीज़ तो हाई डोजेस दे करके मुझे एडमिट भी नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ न तो कभी आपने देखा जो बस्तियों के अंदर, जो स्लम एरियाज के अंदर जो यूनानी डॉक्टर्स होते हैं, ज़्यादातर जो हमारे लोग हैं उन यूनानी डॉक्टर से मेडिसिन लेकर के अपना इलाज करा लेते हैं, जिससे पता चलता है कि बाद में उनको गंभीर बीमारी का हो गया, क्योंकि वो प्रॉपरली कंसल्टिंग नहीं हो पाती और प्रॉपरली कम्युनिटी अवेयर भी नहीं थी मुझे ज़्यादा काम आता है। तो ये सब चीज़ फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लम होता है कि जरूर वो ताली सिग्नल पे हाइड्रेट कर रही है आपको, पर वही ताली उसका पेट भी भर रही है। बिल्कुल जरूर ठीक है, 2 वक्त की रोटी के लिए चाहे उसको भी बदल बेचना पड़ रहा है, पर कहीं करने तो नहीं, चोरी तो नहीं, डाका तो नहीं डालते ना, वो 2 वक्त की बदन बेच के अपना पेट पाल दिए। समाज बड़ा जरूर कहता है कि आप कुछ काम करते हो, काम देने को तैयार हो। पहले बताओ, अगर एक ट्रांसजेंडर काम करने को तैयार, सपोज मैं एक, आपका माइंड चेंज है, आपने अपने ब्यूटिशियन पार्लर के एक ट्रांस को रख लिया, आप यदि बोल्ड है, क्या आपके आने वाले क्लाइंट क्या उस ट्रांस से अपना फेशियल या फिर उससे मेकअप कराना पसंद करेंगे? या कटाश भरी नजरें भी बहुत कुछ बयां कर जाती है, तो उसको मजबूरन उसको जॉब आप छोड़नी एम्प्लॉयमेंट तो छोड़िए, यहाँ पे एजुकेशन के सेक्टर में भी मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जब, तो मुझे वहाँ की वीसी ने खाली मतलब ये कहते हैं ना कि एक गोल ही देके मुझे वहाँ से कह दिया कि मैम आपको एडमिशन देंगे। एडमिशन कमेटी की मीटिंग बैठी तो उन्होंने बोला कि नूर को ऑफलाइन फॉर्म दिया जाएगा। फिर ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे यूनिवर्सिटी से, महारानी मानसी यूनिवर्सिटी से दौड़ाते ही थे। ऐसा उन्होंने वो सेट कर दिया एम्बियंस कि मैं बीसी का ऑफिस गई, मैं जब वहाँ के तालियां बजाई कि सर मुझे वो दो, वो चाहती कि सर मुझे ये चीज़ बोले कि नूर यहाँ पे तालियां मत बजाइए। मैंने कहा सर आपने मेरे हाथ में एक हाथ में कलम, एक हाथ में किताब मांगी थी, आपने वो तो दी नहीं मुझे, तो मेरे हाथ खाली, मैं ताली बजाऊंगी। महारानी कॉलेज के जो प्रिंसिपल है उन्होंने मुझे ये बोला कि नूर आप भी स्ट्रॉन्ग है, मैं भी स्ट्रॉन्ग हूँ, है ना। एंड आई वाज लाइक मैम स्ट्रॉन्ग क्या करेगा, मैं यहाँ पे कबड्डी लड़ने थोड़ी ना आई हूँ, मैं एडमिशन लेने आई हूँ यहाँ पे। और फिर मतलब उनकी बातें कि नूर आपको फर्स्ट ईयर प्राइवेट दे देते हैं, बाकी सेकंड ईयर आपको रेगुलर कर देंगे। एंड मतलब कि वैलिड रीजन दे दीजिए मुझे मैम, मैं वो भी करने को रेडी हूँ। यू नो व्हाट उनका वैलिड रीजन क्या था कि बच्चे आपसे फैमिली हो जाएंगे और आप बच्चे फैमिली हो जाएंगे। एंड आई वाज लाइक मैं फैमिली होने थोड़ी ना आई हूँ यहाँ पे, मतलब इतनी दिक्कतों के बाद मुझे एडमिशन दिया गया। मैं इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर बेस्ड डॉक्यूमेंट पे एडमिशन दिया गया और फिर उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ने सीट रिजर्व करी ट्रांसजेंडर्स के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब डॉक्यूमेंटेशन तो बात की बात है, जॉब की बात की बात है, एटलीस्ट जो हमारे बेसिक एकेडमिक्स के जो एजुकेशन के राइट्स है वो तो हमको दिए जाए। देखिए रीजन क्या है ना कि अभी भी नेशनल लेवल पे जो पॉलिसीज बनी है, पॉलिसीज इम्प्लीमेंट हो चुकी है, पर जो ग्रास लेवल पे जो काम करने वाले अधिकारी हैं वो प्रॉपर्ली सेंसिटाइज नहीं है। पहली चीज है, जिस तरह नेशनल पोर्टल ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड के लिए बनाया गया, इवन ऑल ओवर इंडिया का जो आंकड़ा है 22.5 लाख लोग हैं, एक सेंसर डाटा है 2013 का, बिफोर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट से पहले। पर अभी हम शहर की बात करते हैं, मात्र 15 से 20 हज़ार ही ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड बनता है, क्योंकि अभी भी लोग अवेयर ही नहीं है कि मेरे को आइडेंटिटी कार्ड बनवाना कहाँ से, जिसके बिहाफ पे मुझे और फैसिलिटीज या और चीज़ें मिल पाए। क्योंकि लोग या हमारी कम्युनिटीज, क्योंकि सरकार ने तो पोर्टल स्टार्ट कर दिया। आप ये बताओ जो नॉन एजुकेटेड है या रूरल एरिया के अंदर जो कम्युनिटीज़ है, क्या वो पता है कि मेरी मेल आईडी क्या होगी, मेरा पासवर्ड क्या होगा, या इसकी लैंग्वेज क्या होगी, या जब ये कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा? ई मित्र वाला तक भी इसको सेंसिटाइज करूँ तो कैसे ही पॉसिबल टू फैसिलिटीज। और दूसरा अभी भी बिग टाइम है, क्योंकि दूसरा ये अभी 10 साल में एटलीस्ट इतना चेंज जगह जगह पे हर स्टेट में। आप देखो कहीं जगह फर्स्ट डॉक्टर आया, कहीं लॉयर है, कहीं जज बना है, कहीं पायलट बना है, हर जगह चेंज एम्पावरमेंट आ रहा है और धीरे धीरे चेंज एम्पावरमेंट हर स्टेट का एक अलग चीज़ से चेंज होगा। जो पहले सिनेरियो था उससे बहुत चेंज द एम्पावरमेंट और चेंज द सोसाइटी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला माई। और ये एजुकेशन की बात हो गई, हमारे राइट्स की बात हो गई, हम करेंगे। मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हम सबके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं और हम धीरे धीरे उन पे आएंगे। माई, हमने ना बहुत बार एक टर्म यूज़ किया भी आपके आंसर में, मेरे क्वेश्चन में, ट्रांसजेंडर। हम सबका ना सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है, बहुत लोग ना, मैं खुद बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि हम ना बहुत सारे शब्द सुनते हैं बचपन से, हमारे चाहे घर में चाहे बाहर, हम ट्रांसजेंडर, हम किन्नर और भी कई शब्द हम सुनते हैं, पर हमें एक्चुअली में उसका मतलब नहीं पता। तो वो क्या है? देखो, बिफोर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट मुझे अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। साउथ में मुझे अरवानी कहा जाता है, पंजाब में मुझे मंगलामुखी कहा जाता है,
इसी तरह मुझे कई जगह नादर संप्रदाय कहा जाए, कहीं किन्नर, कहीं हिजड़ा, तो अलग अलग। जब सुप्रीम कोर्ट का जब हमने पिटीशन फाइल करी थी, तो जब पिटीशन फाइल के पहले उन्होंने कहा था कि आपको किस तरह का, तो बहुत सारा नेशनल लीडर्स के साथ मीटिंग हुई, तब तय किया गया क्या नाम है। तो उन्होंने ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला बना दिया, उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज रखी, जैसे ट्रांसमैन, ट्रांस वुमन, हिजड़ा, किन्नर, अरवानी, जोगती, जोगता, है ना, जोगप्पा, तो ये सब उसके अंदर कैटेगरीज आ गई। हर तो उस समय अलग अलग कल्चर, जोगती वो थे जिनके किसी के बच्चा बचता नहीं था तो उसका हल्का सा कान छीट के और मंदिर में, ये महाराष्ट्र के अंदर जो होते तो वो किन्नरी कहते, जैसे खस कहते हैं, तो वो उस संप्रदाय रहती थी। अलग स्टेटों के अंदर वो तमिलनाडु के अंदर अरवानी को, साउथ में पूरा अरवानी रहता था सारा। तो ये सब अलग अलग जगह पे अलग था। तो सरकार ने एक सुंदर सा नाम दिया ट्रांसजेंडर, जिसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज को क्लियर किया गया और बहुत सुंदर सा नाम है ट्रांसजेंडर, जिसमें ट्रांस मैन और ट्रांस वुमेन, यानी मैं मेल से फीमेल में कन्वर्टिंग हुई तो मैं ट्रांसजेंडर, और मैं फीमेल से मेल में कन्वर्टेड एज एन ट्रांस वुमेन। तो ये सब चीज़ें उस कैटेगरी के अंदर ट्रांसजेंडर्स के, ये शब्द वही एक चीज़ में था, बाकी उस अम्ब्रेला के अंदर इस सारी कैटेगरीज को काउंटिंग किया। मतलब मोस्टली आप लोग जो लोग हैं ना, वो यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मैं उन सबसे पूछना चाहती हूँ कि जो ट्रांसजेंडर है ना, वो दो पार्ट में वेरिएंट डिवाइडेड है। जो पुष्पा जी ने बताया, जोगी, मंगलामुखी, बुआ जी, मासी, जो बोलते होते हैं यूजुअली वर्ड है। अभी इस ट्रांसजेंडर सेल की हम बात करें जो कि PHQ में है, वहाँ पे मैंने इंचार्ज सर से पूछा, सर आपके लिए ट्रांसजेंडर का मतलब क्या है? उनका वही बुआ जी, किन्नर, चक्का, हिजड़ा, ये सब भी है। मतलब सर आपको पता है ट्रांसमैन भी होते हैं। ट्रांसमैन होते हैं जो फीमेल टू मेल कन्वर्ट होते हैं। जैसे हम लोग मेल टू फीमेल कन्वर्ट हुए, वैसे वो फीमेल टू मेल कन्वर्ट हुए। उनके साथ क्या प्रॉब्लम थी? अब मैंने यहाँ पे लड़ाई लड़ी नगर निगम से ट्रांसजेंडर के लिए टॉयलेट्स बनाने की। हमने अलग से टॉयलेट की मांग नहीं की, हमने कहा कि आपके साइनेज में मेल फीमेल के साथ ट्रांसजेंडर होना चाहिए। तो दे वर लाइक कि मैम क्यों आपको पी, अकॉर्डिंग टू देम हम लोग को पी तो पास करना है। वी वर लाइक कि इसमें हम हमारी ट्रांस वुमेन की बात नहीं कर रहे हो। अगर मैं किसी उसमें जाऊंगी, लेडी वॉशरूम में यूज करूंगी, तो मुझे कोई लेडी पूछेगी नहीं कि आप क्यों इधर जा रहे हो। ऑब्वियसली बात है, मैं ऐसे टाइम में मेल वॉशरूम तो यूज करने से रही। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है ट्रांसमैन के साथ। ट्रांसमैन का अनटिलनेस उनका बॉटम सर्जरी नहीं हो जाता, उनका यूट्रस रिमूव नहीं होता है, उनके पीरियड्स आते हैं। अब जब ट्रांसमैन हार्मोन्स पे होते हैं तो उनकी शेविंग भी आ रही है, अटैक वो लड़कों जैसा, वो नॉर्मल लड़कों की तरह ही दिखता है। अब जब उसको पैड चेंज करना होगा तो वॉशरूम, मेल वॉशरूम में तो जाके कर नहीं सकता, फीमेल वॉशरूम में आएगा तो फीमेल क्वेश्चन रेज करेगी, भैया लड़का क्यों आ रहे हैं यहाँ पे। तो हमने उनको ये चीज कह के समझाई कि भाई हमारे लिए नहीं, बट इट्स नॉट अबाउट द पासिंग पी, उसका वो मैटर नहीं है, वो चीज है कि उनको भी जरूरत है उस चीज की। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जहाँ पे सेंसिटाइज होना बहुत जरूरी है। अभी रिसेंटली मैंने ट्रांसजेंडर का क्या हुआ, मैं आपको दिखाऊंगी फोटो। यहाँ पे ट्रांसजेंडर एक्ट एंड राइट्स तो पास हो चुके हैं, बट नो बडी अवेयर ऑफ, ना कि हमारी ट्रांसजेंडर सोसाइटी जो लीगल बॉडीज हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी इसके लिए सेंसिटाइज नहीं है। बिना आपको पता हो कि जो राइट्स एक लेडी के हैं, ऑलमोस्ट सेम राइट्स हम ट्रांसजेंडर्स के भी हैं। उन्होंने एक ट्रांसजेंडर को सिंधी कैंप पे पकड़ा। अब यूजुअली लड़की का करते हैं, किसी लड़की को तो कोई कमेंट पास करके जा नहीं सकती, इतनी हिम्मत होती नहीं, तो यूजुअली ट्रांसजेंडर को कोई चलते हुए राह में कमेंट पास करके चले जाते हैं। सिंधी कैंप पे अभी हफ्ते पहले ये वाक्य हुआ, वहाँ पे पीसीआर ने उस ट्रांसजेंडर को मारा। मैं आई विल शो यू द फोटोज। वहाँ पे कहते हैं ना कि हिंदी में कहते हैं नील उपाड़ दी, वैसे उसको इतना मारा। उनके एक भी लेडी कांस्टेबल नहीं थी, उसको ले जाके रात में बंद रखा। जब सुबह मुझे पता लगा, मैं मीडिया के साथ वहाँ पे गई, उन्होंने मतलब लिटरली उसके इंचार्ज में हमसे माफी लिखित में हमसे माफी मांगी। ये वो भी ये कह के मैम प्लीज इस बात को आप ना मीडिया में रेज मत कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम अभी PHQ में भी एक इवेंट होने वाला है, उसमें वो लोग मुझे इनवाइट कर रहे हैं चीज के लिए। सर मुझे बोला कि आप आइए, मुझे हम ट्रांसजेंडर को लेकर आइए। मैंने कहा सर मैं अपने ट्रांसजेंडर को तो ले आऊंगी, बट क्या आपके पुलिस वाले सेंसिटाइज हैं? ये बिल्कुल आपने सही बात बोली, और बहुत सारी चीजें ना हमारी अवेयरनेस से जुड़ी हुई है। क्योंकि रीजन क्या है कि अभी तक भी जो ट्रांसजेंडर्स की शब्दों की अवेयरनेस करने की सरकार ने जो पार्ट ऑफ जो अवेयरनेस का रखा है, वो कहीं ऐसा फंडिंग नहीं किया, ऐसा कोई IC मेथड रेडी नहीं किया जिससे सोसाइटी और पार्ट ऑफ द उसको सेंसिटाइज हो पाए। जस्ट लाइक कॉलेजेस, स्कूल्स या गवर्नमेंट ऑफिसेज या हेल्थ सेक्टर्स में देखें तो कहीं भी अभी तक अवेयरनेस की कमी की वजह से अभी भी सोसाइटी बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं थोड़ा सा दोबारा से मेरे क्वेश्चन पे आऊँगी, और उसमें ना थोड़ा सा और मेरे पास कुछ है आपको पूछने के लिए कि है ना, हम अक्सर, मैंने अपने घरों में भी देखा है ये कि हम अक्सर ना जब
अगर मैं हिंदी का जो सबसे कॉमन वर्ड बोलूँ किन्नर, को याद करते हैं जब हमारे घर में हमें बधाइयाँ चाहिए होती है। और जब बात सोसाइटी की आती है ना, हम उनको एकदम दूर कर देते हैं, लेकिन जब हमारे घर में शादी होगी, घर में बच्चा तो आएगा, आशीर्वाद सब कुछ है, पर मेरे घर नहीं होना चाहिए। हाँ, बस मेरे घर नहीं होना चाहिए। ये फैक्ट है, क्योंकि आशीर्वाद मुझे चाहिए, मुझे ब्लेसिंग चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, आप ब्लेसिंग तो मेरी बेटी की शादी में, बेटी घर, पर ये मेरे घर नहीं होना चाहिए। क्योंकि समाज अभी भी ये सोचता है कि ये गंदे लोग हैं, क्योंकि हम बचपन से जब हमारे लोग घरों में जाते थे तो बच्चों की पकड़ के ले जाएंगे, ये ऐसे लोग हैं। जब हम गलत धारणा डाल देते हैं, जबकि आपको पता है कि ट्रांसजेंडर्स जो किन्नर थे वो उपदेवता गया था, सैनी गॉड, जो 51 शक्तिपीठ थे, वहां पर महादेव ने साक्षात उनकी सेवा पूजा के लिए किन्नरों को बैठाया। उससे पहले आप ह्यूमन ही मान लो ना, हमारे लिए तो वही बेटर है। तो इन सारी मानो, भगवान को बाद में मानो कि वो जो उसके लिए मानते, पर लोगों ने उसके लिए कह रहे दोहरी सोच और दोहरा नजरिया, कि लोगों के एक तरफ लड़का माँ बाप के सामने मेरे पाँव छू रहा और दूसरे पहल पे अगर मैं रोड पे दिखते हुए मुझे चल रही है, तो वही कह रही कि दोहरी सोच जो अभी भी लोगों में है और लोगों की दोहरी धारणा है, उसको बदलने की जरूरत है। माई, आपने ना यहाँ पे शिव जी की बात करी, और शिव जी की जैसे आपने बात करी ना, मुझे कुछ ऐसे वर्ड्स याद आ गए जो मैं पढ़ रही थी। और मैंने ऐसा पढ़ा था कि जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनका एक ना मैं रिकॉग्नाइजेशन या फिर उनका जो एग्जिस्टेंस है वो सिर्फ आज नहीं है, वो हमारे हिस्ट्री से चलता हुआ आ रहा है। चाहे हम महाभारत के शिखंडी की बात कर ले, या विष्णु जी के मोहिनी रूप की बात कर ले, या फिर अर्धनारेश्वर की बात कर ले। अर्धनारेश्वर के बारे में हम सब सुनते हैं, लेकिन वो क्या है, कहाँ से आए हैं, इसकी क्या स्टोरी है? देखो, अभी एक किन्नर पुराण आ रहा है जो देवदत्त पटनायक जी लिखा है। बेसिकली जितने भी ग्रंथ थे, हमारे 18 ग्रंथ थे, उनको समावेश एक जगह करके किन्नर पुराण लिख दिया गया। ठीक है, चाहे मनुस्मृति में हो, विष्णु पुराण में हो, रामायण में हो, महाभारत में हो, चाहे सिकंद पुराण, जिसमें जितने भी कॉलम ग्रंथ हैं उन सबको समावेश करके किन्नर पुराण लिख दिया गया है, जिसमें बहुत सारा उल्लेख है। जब महादेव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना के लिए कहा था, तो ब्रह्मा जी की नज़र में सिर्फ महादेव और सती थे। तो जब उन्होंने पानी में आक्षी देखा तो अर्धनारीश्वर का रूप धारण हुआ, जिसको अर्ध, तो उनकी पालना तो विष्णु जी कर नहीं सकते थे, तो उन्होंने विष्णु जी ने कहा आपकी पालना में कैसे, आप सृष्टि चला नहीं सकते। तो किन्नर कैलाश पे महादेव जी बैठे हुए थे, तब ये जो किन्नर नाम वहीं से महादेव जी ने उन्हें दिया अर्धनारीश्वर को, और वो किन्नर कैलाश पे, तब से उसी के ठीक नीचे किन्नर स्टेट था, जिसको बाद में मुगल ने किन्नौर कर दिया, जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की करेंसी तक बनाती थी, और राजा इल वहाँ का राजा, सारी प्रजा और रहने करते थे। तो बेसिकली पुराना काल से तब है। और श्री राम प्रभु की 5 सखियाँ थी, राम प्यारी, राम सखी, राम दुलारी, एक नीलाती, एक दुलारी, और श्री कृष्ण की जो सखियाँ थी वो भी किन्नरी हुआ करती थी। और इसके अलावा अगर हमारा देखा जाए तो पुराने राजा महाराजाओं के टाइम पे किन्नर ही रानियों की सुरक्षा के लिए, इवन रानी पद्मिनी के जौहर के टाइम पे 500 किन्नरों ने अपनी जान तक दी है। तो ये आज का नहीं है, ये तो मैं कहता कि हमारे मुगल के बाद में, हमारा जो पतन होने के बाद में समाज को पीछे और पिछड़ा वर्ग कर दिया गया, जिससे समाज को ब्रिटिश ने आके मुझे क्रिमिनल घोषित कर हरम में लेके हिजरा शब्द दी थे मुस्लिम ने मुगल काल में, और फिर मुझे हिज कल्चर में लेकर के बेसिकली ब्रिटिश काल में आकर के हमें 1971 में मुझे क्रिमिनल घोषित कर दिया गया। तो फिर ये तो पूरा तब से फिर समाज पीछे होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। और जब हम आज भी देखते हैं ना, तो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, ऐसा नहीं है वो सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए करते हुए आए हैं। उन्होंने, मैं देखती हूँ कितनी सारी बच्चियाँ हैं जो सेक्स स्लेव, जो विमेन हैं, जो अपनी मजबूरी के लिए कर रही हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करना, उन्हें पढ़ाना, उनकी एजुकेशन का ध्यान रखना। तो उन्होंने सोसाइटी के लिए कितना वेलफेयर किया है। रीजन क्या है कि मेरे आस औलाद तो कोई है ही कि मैं किसके पीछे करूँ, मेरी तो ना आस ना औलाद मेरी, मतलब क्योंकि वी आर द पार्ट ऑफ सोसाइटी, हमने सोसाइटी के लिए किया है। चाहे कहीं पे भी आप देखेंगे किसी का भात भरना है या किसी गोद दे के पढ़ाई करनी है, तो कम्युनिटी ने अगर अच्छा काम भी किया है तो कम्युनिटी का एक चेहरा दूसरा भी है जिससे सोसाइटी में अपनाया नहीं है।
जब किसी को जरूरत पड़ी तो आधी रात को भी ट्रांसजेंडर खड़ा है। और यही ट्रांसजेंडर का आप देखें कि कोविड के अंदर कई जगह गुजरात में, महाराष्ट्र में बहुत जगह कोविड के टाइम पे किन्नरों ने आगे आकर की मदद करना भी शुरू करी। मैं ना एक चीज़ देख रही थी कि हमारी जो सिर्फ देश की मैं बात नहीं करूँगी, हमारे विदेश में भी बहुत सारे ट्रांसजेंडर्स गए हैं जिन्होंने बहुत सारा नाम कमाया है, बहुत सारा काम किया है। कुछ की लिस्ट मैं बता भी देती हूँ, जैसे पद्मिनी प्रकाश हैं जो हमारी इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर प्राइम टाइम एंकर थी। उन्होंने लोटस टीवी में एंकर किया था। जोईता मुंडाल हैं जो हमारी फर्स्ट ट्रांसजेंडर जज थी इंडिया की। हमारे पास मुमताज हैं जो इंडिया की फर्स्ट ट्रांसजेंडर थी जिन्होंने इलेक्शंस कॉन्टेस्ट किए थे। या फिर हम लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी की बात कर लें जो फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन है जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था एशिया पैसिफिक UN 2008 में। तो ये नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं है, मैं उंगलियों में गिन सकती हूँ। इन्होंने काम बहुत अच्छा किया है। पर माई ऐसा क्यों नहीं है कि हम ना जब कंपनी में देखते हैं हम कभी नहीं सुनते उस कंपनी का CEO कोई ट्रांसजेंडर है। हमारी इंडियन क्रिकेट टीम जिसका हर छोटा बच्चा भी आज क्रिकेट की बात करता है उसमें नहीं है। बसेस में मैं खुद लोकल बस में जाती हूँ, मेरी मम्मी यहीं बैठी है, वो रात को मुझे फ़ोन करती रहेंगी कब आओगे कब नहीं आओगे। लड़कियों की ना सेफ ही नहीं है, तो वहाँ पे बस कंडक्टर ट्रांसजेंडर भी बैन कर दिया ट्रांसजेंडर्स को क्रिकेट टीम में। हाँ, तो मेरा प्रश्न वही है कि क्यों उन्हें इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है सोसाइटी में। अभी भी अवेयरनेस की कमी है, जबकि पहले किसी को पार्ट ऑफ सोसाइटी मानना से जिस दिन आप पार्ट ऑफ सोसाइटी मानना शुरू कर दोगे, जिस दिन बच्चा घर से बाहर फेंकना बंद कर दोगे तो ऑटोमेटिक सोसाइटी कमिटी मेन में आएगी। जब माँ बाप बच्चा फेंकना बंद कर देंगे तब समाज मुख्य धारा से अपने आप जुड़ेगा। जब माँ बाप बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं, सोसाइटी कांट एक्सेप्टिंग, एजुकेशनली इसको एक्सेप्टिंग नहीं है, तो फिर कहाँ से वो आगे निकल के CEO बन पाएगा। आप कॉर्पोरेट सेक्टर्स की बात कर रहे हैं, मैं तो आपसे इतने सारे लोग हैं आज अपने एरिया में आप लोगों ने कितने ट्रांसजेंडर्स रहते हुए देखेंगे पॉश कॉलोनी में, रेंटेड भी किसी को देखा हो तो नहीं देखा ना। यहाँ पे हमें ये सोसाइटी है, क्वेश्चन आप ही रेस कर रहे हो, आंसर भी आप लोगों के पास है, ये आंसर हम लोगों के पास नहीं है, ये क्वेश्चन मार्क है वो आप लोगों के ऊपर है कि क्यों हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। आज मैं किसी कंपनी की CEO बन भी जाती हूँ या कि वो चीजें कहाँ से हो पाएंगी, वो जब तक अवेयरनेस है सोसाइटी, जब तक माँ बाप एक बात का बिजनेस अगर मैं जिस जाके सीट पे बैठूंगी उस कंपनी की CEO ऑटोमेटिक बनेगी। बिल्कुल एजुकेटेड हुई तो ऑटोमेटिक बनेगी वहाँ जाकर। अभी आपने एक बात बोली थी कि ये ना हमारी सोसाइटी में हमें दिखते नहीं है। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने बताया भी था आपका वैशाली में ऑफिस है, और जब आपने वो ऑफिस बनाया था तो लोगों ने बहुत बोला भी था कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आप थोड़ा सा उस पर ना लाइट डाले कि जब वो पूरा सिनेरियो हुआ आपने लोगों को कैसे समझाया, आप उस दलदल से कैसे बाहर निकले जब लोग आपके एकदम अगेंस्ट थे कि ऐसा नहीं है। मेरा आज भी एक अच्छा सा कंटेंट आया कि 4 लोग मेरे बारे में गए, मैं 400 पर गया। जब ये हमने बोर्ड लगाया तो पूरी कॉलोनी इकट्ठी हो गई, नहीं आपने किनको मकान, इवन लैंडलॉर्ड ने आकर के साफ मना कर दिया कि नहीं। तो मैंने कहा आपसे मैंने लीज पे लिया बोर्ड, आप मुझे कारण बता देते मैं वेकेंट कर लूँ, क्योंकि मैं भी लॉ जानती थी। और मैंने कहा यहाँ पर जो कॉलोनी में जिनको प्रॉब्लम है वो मुझे बता दें क्या क्या प्रॉब्लम है। आप चाहते हो आपका बच्चा जाकर के रोड पे खड़ा हो, आप चाहते हो आपका बच्चा सेक्स वर्क करे, तो ये तो रियलिटी सेंटर है। मैं कोई यहाँ पर नाच गाना थोड़ा करवा रही हूँ, यहाँ कोई मैं इस तरह करता है तो क्या आप क्या सोच रहे हो। तो जब तक हम लोगों को बताएंगे, और आज एग्जाम्पल है कि पूरी कॉलोनी जब तक हमसे बात नहीं करते, बच्चों को सपोर्ट नहीं करते, पूरी कॉलोनी मंदिर है सब जाते आते हैं। बहुत तो चेंज तो देखो कुछ पाने के लिए कुछ अपना समर्पण भी करना पड़ता है। कई बार हर जगह हम सोचते विक्टिम भी प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार कई फेसेस भी करने पड़ते हैं, पर जिंदगी का दूसरा रूप चैलेंजेस है, और जब चैलेंजेस को हम एक्सेप्ट करते हैं तो चैलेंजेस का नया रूप निकल के सामने आता है। बहुत सही बात कही। और माई ये तो आपने बताया है कि क्या स्ट्रगल है, क्या सोसाइटी हमें कैसे एक्सेप्ट नहीं कर रही है ट्रांसजेंडर्स को, या कितना भी आप लोग प्रॉब्लम्स देख रहे हो। वहीं अगर मैं उसका एक ऑपोजिट साइड दिखाऊं तो माई ने बहुत ही सारे अच्छे काम किए हैं और जिनके बारे में मैं खुद पढ़ रही थी। और मैं चाहती हूँ कि एक बार आप हमें बताएं कि जो आपकी नई वो संस्था है
उसमें कैसे काम चैनलाइज होता है, उसमें क्या है, उसका क्या विजन है, आप फ्यूचर में क्या देख रहे हो उसके बारे में? देखो फ्यूचर में तो हम लोगों ने बहुत जो शब्द शुरू में जब मैंने 2002 में काम करना शुरू किया था, मैंने HIV प्रिवेंशन से काम करना शुरू किया था। और धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम जो करते रहे, तो पहले तो कुछ भी नहीं था। तो हम क्या करते थे, गेट टुगेदर पार्टीज ऑर्गेनाइज करके और पार्टी के माध्यम से अवेयरनेस करते थे, लोगों को मोबिलाइजेशन करते थे। क्योंकि पहले तो उंगलियों पे गिना जाता था, आज से 2002 में कम्युनिटीज़ को सिर्फ उंगलियों पे गिना जाता था, इवन सेंसर डाटा कुछ भी नहीं था। और उस समय सेक्शन 2010 के बाद में पहले तो मैं सेक्शन 300 को क्रिमिनलाइज घोषित था, तो वो भी ओपन भी नहीं थे, इतने लोग ओपन भी नहीं थे, तो वीडियो पे लोगों को देखते थे। पर धीरे धीरे वो चैनलाइज हुआ और हमने काम करना शुरू किया। जब ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेट की और रजिस्ट्रेशन के बाद में जाकर के धीरे 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 काम करना शुरू किया। जब हमने कोविड जब आया तो कोविड बड़ा पैंडेमिक था, तो हमने नेशनल लीडर्स जितने भी थे हम ऑनलाइन सारे मीटिंग्स करते थे। तो हमने कहा क्या किया जाए कि इस तरह के लोगों को रियलिटी सेंटर्स को स्टार्ट किया जाए। तो 2020 के अंदर एक प्रपोजल्स लिखे और जाकर के सेंट्रल मिनिस्टर्स को प्रेजेंट किए, थावरचंद गहलोत जी को सबमिट किए। तो उन्होंने 230 जो फाइल्स आई थी उसमें 9 स्टेट में 13 गरिमा को चालू किया था। तो जिसमें रियलिटी सेंटर्स को स्टार्ट किया था, जो पूरा वो उस समय स्टार्ट हुआ कोविड के टाइम पे, तो उस समय बड़ा ही सेकंड कोविड भी आ गया। तो अब जब सेकंड कोविड 21 में आया और बड़ा वो था, उस समय चेंज, मतलब आप ये देखो कि इसको घरों को ढूंढना जहाँ पर लोग बात तक नहीं करते थे 21 में, और मैं वहाँ पर मकान ढूंढने जाती, 2 घंटे का बीच में गैप मिलता था, उस दौरान मकानों को दिखती थी। तो ये बड़ा था। फिर उसमें लोगों को एडमिशन्स देना, एडमिशन के साथ में वहाँ पर रियलिटी सेंटर्स के साथ में जो स्किल है लाइवलीहुड के साथ जोड़ के, और बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स जैसे लाइक हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील और अमेजोन और फ्लिपकार्ट जगह होटल इंडस्ट्रीज में कम्युनिटीज़ को रिकमेंड जॉब के लिए करना, तो लोग वहाँ जॉब करते हैं। तो ये चैलेंज वर्क होता है। पहले उनके साथ में पूरा सिस्टमेटिक सारा बच्चों को वहाँ रखना जो बेसिकली लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। तो मिनिमम अगर उनके साथ में वो उनकी आइडिया अगर नहीं रहना चाहते, डेट्स कोई रहना चाहता है और वो प्रॉपर्ली सिस्टम के साथ है, दैट्स गुड फॉर द स्टेबिलिटी है। बहुत सही कहा। और मुझे एक बात याद आ गई जो मैंने पढ़ी थी, और उसमें ये लिखा था कि लोग अक्सर कह देते हैं कि ताली मत बजाओ, हमें डर लगता है, लेकिन स्कैरी या डर वो नहीं है। एक्चुअली में डर ये है कि इस देश में जहाँ पे कुत्तों का भी सेंसस होता है, वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स का नहीं होता है, वो ज़्यादा स्कैरी है, जहाँ पे उनकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है। तो ये चीज़ है। और माइंड जहाँ पे आपने अपना बहुत अच्छा काम हमें बताया, वहाँ पे है ना, मेरा एक क्वेश्चन ये भी आता है कि हम एक उस टाइम में भी थे जहाँ पे ना सिर्फ मेल फीमेल होता था, चाहे वो पब्लिक टॉयलेट्स में हो या पेपर्स में हो या हम एजुकेशन सिस्टम की बात करते हैं उसमें हो। लेकिन जैसे आपने कहा 10 साल में चेंज आया है, बदलाव आया है बहुत ज़्यादा। तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि गवर्नमेंट क्या करे, एज सोसाइटी क्या करे? गवर्नमेंट का तो है, अगर आज डॉक्यूमेंट्स में है ट्रांसजेंडर शब्द आ गया, दैट्स व्हाई एक्सेप्टिंग है। सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट ने हमें एक्सेप्टिंग दे दी, दैट्स गवर्नमेंट एक्सेप्टिंग है। अब ये है कि सोसाइटी कब एक्सेप्ट कर सकते है कम्युनिटीज को। कागजों में बदलाव हो गया, जब तक सोच और नजरिए में बदलाव है तो ऑटोमेटिकली सोसाइटी पर। इसका हम लोगों ने एक ज्ञापन दिया है JDA में, वहाँ पे हम लोगों ने बोला जितनी भी गृह मंत्री आवास योजना है, जो भी मतलब हाउसिंग स्कीम्स होती हैं, बदलाव देखो पहले कि हमें सोसाइटी से आएगा। मैंने वहाँ JDA में ज्ञापन दिया है कि आप लोग जो भी हाउसिंग स्कीम लगी उसके अंदर ट्रांसजेंडर्स के लिए रिजर्व कर दीजिए। हम लोग आपके बीच में रहेंगे तब आप हम लोग को जान पाएंगे। आज खाली इनसे हमसे मिलके आप नहीं जान पाओगे। आज जब सोसाइटी आप लोग के बीच में रहेगी ना, कि अभी हम आपके साथ कितने देर है, 2 घंटे 3 घंटे के लिए, जब साथ में रहेंगे तब हम लोग के बारे में ज्यादा बेटर जान पाओगे। करेक्ट। और इसी पे ही मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एक आर्टिकल मैं रीड करी थी, उसमें था कि मद्रास हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटीज़ के लिए इवन ऑर्डर भी दिया था कि वो जनरल न्यूट्रल वॉशरूम्स बनाए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए अलग से स्पेसिफिक काउंसलर्स भी हों, और जैसे उन्हें अलाउंस मिले कि जब उन्हें अपना नेम चेंज करना है, जेंडर चेंज करना है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमारी सोसाइटी कर भी रही है, तो उस पर भी आपका क्या ओपिनियन? देखो सुप्रीम कोर्ट ने राज्य स्तर को जिम्मा दे रखा है
अभी स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपना जिम्मेदारी कहा अब हर स्टेट की अपनी पॉलिसीज है, वो अपनी पॉलिसी में कैसे बदलाव लेके आ सकता है। जैसे मद्रास में उन्होंने अपनी पॉलिसीज में चेंज लेकर के वहाँ के लोगों ने कर दिया, यहाँ की गवर्नमेंट कब जाके इसमें बदलाव लेके आ सकती, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य स्तर पे छोड़ दिया और राजस्थान अपनी जैसे 2018 का एक्ट और 2020 का जो रूल्स है, जब तक इसमें इम्प्लीमेंट प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे तब तक प्रॉपरली चेंज एंड सब चीज़ें हो पाएंगी। बाकी स्टेट में जैसे चेंज हो रहा है तो अपने स्टेट में भी नई सरकार आई, धीरे चेंज विद द पॉलिसीज और सब चीज़ अपने बदलाव हो सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि ना मैं खुद मतलब मैं पर्सनली और अगर हम थोड़ी सी टोस्ट मास्टर्स की बात करें तो मैं जब आई थी ना मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है और उससे पहले मैं इतना डरती थी। मैं यहाँ पे आई थी ना मतलब बात ही नहीं होती थी और ना ऐसा लगता था ओह मैं बात नहीं कर सकती लोगों से, करने बहुत अच्छा लगता था। तो आपकी वो क्या जर्नी रही जहाँ पे आपने अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, जिस तरीके से आज अपनी बात रखते हो लोगों तक, क्योंकि बात रखना बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है इतना जिस सही तरीके से उसको रख रहे हो, आप इतने लोगों को मोटिवेट कर रहे हो। कॉन्फिडेंस अपने अंदर जज्बात है, ठीक है। जिस दिन मैं नर्वस हूँ तो मैं सामने से क्या करता हूँ, तो स्ट्रॉन्गनेस तो अपने अंदर से मैं बचपन से ही शुरू से रही हूँ, स्ट्रॉन्ग रही हूँ। और फैमिली सपोर्ट सबसे पहले कहते हैं, जो फैमिली सपोर्ट रहता है कि माँ का आंचल बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, तो वो आंचल जब भी सर पे था तो जिंदगी में वो शुरुआत से ही बोल्डनेस थी, तो वो बोल्डनेस तो कहीं है नहीं। फिर मदर की डेथ के बाद मुझे गुरु ऐसी मिली जिसमें और मुझे बोलनेस मिली, लक्ष्मण त्रिपाठी शर्मा की। तो जब वो मेरी गुरु मुझे मिली तो उन्होंने देखा ना कि स्ट्रॉन्गनेस तो वैसे ही डबल स्ट्रॉन्गनेस हो गई, तो ऑलरेडी ईश्वर ने स्ट्रॉन्गनेस करके भेजा तो ऑलरेडी पावर से बिल्कुल। तो ये स्ट्रॉन्गनेस तो बोलने की, जब आप किसी नेशनल लेवल पे जब बात करते हैं, जब नेशनल मीटिंग हम लोग करते हैं, दूसरे को देख करके क्योंकि इस जगह मैं कहीं कुछ हो सकता है, कई चीज़ें मुझे आप भी कि मुझे और इंस्पिरेशन कर सकता है, नेक्स्ट टाइम मैं और बड़ी बोल्ड हो सकती हूँ। तो सीखने की कोई उम्र नहीं है, बोल्डनेस की कोई उम्र नहीं, कभी भी किसी उम्र में मैं बोल्डनेस हो सकती हूँ। बिल्कुल, ये बहुत बहुत सही बात है। ये अगर मैं अपना खुद का बताऊँ ना, आज हम अपने घर में भी ये चीज़ देखते हैं कि लड़का लड़की में भेदभाव है, तो आपके लिए तो वैसे ही आपकी जो जर्नी रही है बहुत अप्स एंड डाउन्स की रही है, लेकिन ना बहुत बार आप गिरे भी होंगे, टूटे भी होंगे, रोए भी होंगे, पर वो क्या है जो आपको इंस्पायर करता है? मतलब ये जो स्माइल है ना, मैं उस दौर से निकली हूँ जहाँ पर लोग फांसी के फंदे तक जूटते हैं, मैं उस दौर से भी निकली हूँ, पर मेरे पास हमेशा मेरी मदर का प्यार, उसकी ब्लेसिंग है। कैसा ये बहुत अच्छी बात आपने कही। आज जब मैं तैयार हो रही थी, मैं आ रही थी, मैं ना बहुत टेंशन में थी, तो मेरी मम्मी कहती है टेंशन मत ले, हो जाएगा, और बहुत स्पेशली से मेरे लाए, मैंने बोला आओ देखो क्या होता है। तो ये तो आपने सही बोला कि अगर मम्मा का सपोर्ट है, आपकी माँ का सपोर्ट है ना, तो आप दुनिया की कोई अभी भी है, मेरे मतलब 23 साल हो गए इस दुनिया में नहीं है, पर अभी भी रात को मुझे मेरी जो ब्लेसिंग मिलती है, आई हैव द मोस्ट ब्लेसिंग। कि मैं इसको ऐसे रैप अप करूं, मैं इसे बहुत ऐसे इंडल्ज हो चुकी हूँ और मैं ज़रूर आपसे बात करूंगी बाद में। मैं इस चीज़ को ना ये बोल के कंक्लूड करना चाहूँगी कि आज जो हम है ना, मैं खुद को ना इतना प्रिविलेज मान रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है आज मेरे पास सब कुछ है, क्योंकि ना हमें अपनी आइडेंटिटी की, हमें अपने ना खुद के एग्जिस्टेंस का किसी को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, जबकि हम सब हैं ह्यूमंस। जैसा माई ने बोला, मैं माई से उधर बात करी थी, वो कहते हैं मेरे पास 2 आँख, 1 नाक, 2 कान हैं, हम सब सेम हैं, वो हमारी प्रेफरेंसेस हैं। तो हम एज सोसाइटी क्या कर सकते हैं? हम उन्हें अलग नहीं करें, हम उन्हें एज पार्ट कर सकते हैं। यहाँ बैठे हुए सब लोग सोशल मीडिया यूज करते हैं, इस मुहिम में अवेयरनेस के लिए क्यों नहीं सभी के कंटेंट डालें? बिल्कुल। कुछ तो लोग समझेंगे, कुछ तो कि एक लड़का किसी लड़की के साथ घूमता तो कहता है शी इज माय गर्लफ्रेंड, अगर किसी डांस वुमन के साथ इंडोर में वेरी कंफर्टेबल है, पर वो बाहर जाके बोलता है मैं कंफर्टेबल है। पर यहाँ बैठे हुए कुछ ना कुछ जो कंटेंट डालेंगे, हो सकता है लोग अवेयर तो होंगे। बिल्कुल, मैं इसी से एक बात कहना चाहूंगी। माई ना लिंक्डइन लोकल पे आई थी और मैंने उसका वीडियो देखा था, और माई ने ये बात कही थी, ये बात रखते हुए भी कि है ना
लोग ना फोटो खिंचवा लेते हैं लेकिन शर्माते हैं। माई आज मैं आपसे प्रॉमिस कर रही हूँ, यहाँ पे जितने भी लोग आपके साथ फोटो खिंचवाएंगे ना, आप सबका सोशल मीडिया पे देखोगे कि आप सबको रिपोस्ट कर रहे हो आप एक साथ। इस चीज का प्रॉमिस मैं कि मुझे टैग करे, पर कम से कम लोगों तक वो मैसेजिंग जाए कि जो नहीं फोटोज डाले, ऐसा कुछ कंटेंट भी करना चाहिए जिससे लोग समझ पाए ना कि लोगों को आज के टाइम पे प्रिंट मीडिया कोई नहीं देखता, सोशल मीडिया सब देखते हैं। इसलिए सोशल मीडिया के माध्यम हम एक मुहिम तो छेड़ सकते हैं कि लोगों को अवेयरनेस करने के लिए। तो यही चीज़ है, हम लोग अपने कैलेंडर में डेट नोट कर ले, 15 अप्रैल से ट्रांसजेंडर डे, हम महिला दिवस मना रहे हैं, हम बाल दिवस मना रहे हैं, तो 15 अप्रैल को हम ट्रांसजेंडर डे पे कंटेंट डाल सकते हैं, हैप्पी ट्रांसजेंडर डे। तो कितने लोग का वो तो यही चीज़ है कि अवेयरनेस करने का लोगों के लिए और लोगों को बातें के लिए। और यही अवेयरनेस है, और ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। ये बिल्कुल वैसी है कि जैसे अगर आप किसी से मिल रहे हो, आपको ग्रीट करना है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें जो बदलाव लेके आती है। मैंने ना जब ताली देखी थी ना, ताली का बहुत वो था कि जिसमें सुष्मिता सेन ने कहा था ताली बजाऊंगी नहीं ताली बजवाऊंगी, तो एक बार जोरदार ताली। थैंक यू वेरी मच फॉर फॉर आपने आज हमको अपनी प्रेजेंटेशन किया और आपके स्टेटस को चलते आपके बहुत है। एक आप मैं अक्सर दोस्तों से इंग्लिश करता है, लेकिन दिल से जो बात कहते हैं मुझे हिंदी में निकलती है। और आपकी इस बात को सुन के मैं मुझे दिल से कहना चाहूँगा कि अपन जो ट्रांसजेंडर या कोई भी जेंडर है, अपन अगर हम सब एक सहजता आनी चाहिए हम सबके अंदर कि किसी को भेदभाव से न देखें। अगर वो अगर अपन अपनी ह्यूमन बिलीफ में एक बात बोलती भाई कि आत्मिक कभी सुना है, आत्मा सुना सोल ही है ना, तो आत्मा कोई जेंडर नहीं, तो हम क्यों ये माइंड में लाया है कि अगर मैं पुट अप द फीमेल मेल ड्रेस और कैप लगा के आ रही हूँ तब मेरा जेंडर मेल ही जजमेंट है। तो हम जेंडर किसी कपड़ों पे न जा करके ह्यूमन भी इंसान को माना जाए, पार्ट ऑफ द अंदर क्लोथ के अंदर क्या है ये मैटर नहीं करता, इंसानियत सबसे बड़ी चीज मैटर करती है कि फर्स्ट कौन है, मेल है, सेकंड फीमेल है, थर्ड ट्रांसजेंडर है, पहला जेंडर कौन। तो ये बड़ा, और ये तो कहते हैं कि फीमेल मेरी वाइफ मेरी हाफ पार्टनर और शक्ति है, मतलब महिला शक्ति की बात करते हैं। तो मेरे तो दोनों पावर है, मेल एंड फीमेल पावर दोनों टाइप तो वेरी पावरफुल ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अरे एक ह्यूमन बीइंग को मैं एज ह्यूमन बीइंग देखें, ना कि उसके लिंग, जात या फिर धर्म के ऊपर उनको डिफरेंशिएट किया जाए। अगर हम इतनी भी चीज़ें अपने दिमाग में डाल लेंगे कि अपन एक ह्यूमन को ह्यूमन ही देखें, तो वो जो साइज है जो हमने कॉम्प्लेक्स दिमाग में बना रखे वो अपने आप टूट जाएंगे और हम हर एक पर्सन को एक्सेप्ट कर सकेंगे विदाउट एनी जजमेंट। सो अब आज से अपन एक चीज़ हम सीख के ले जा सकते हैं, तो हर एक ह्यूमन बीइंग को ह्यूमन बीइंग माने, एक इंसान माने सबसे पहले, और उसके और अपने बाकी जजमेंट को बुलाकर एक बार एक इंसान को एक्सेप्ट करेंगे तो अपने आप सारी जो हमने जो बंधन लगा रखे हैं, हम किसी को जो करते हैं वो अपने आप टूट जाएंगे और हम हर एक पर्सन से एक आत्मीयता से जुड़ पाएंगे और एक पर्सन के तो ईश्वर देख पाएंगे। मैं वन पर एग्जाम्पल, क्योंकि हम जानबूझ के किसी का पानी नहीं पीते, मेरी सोसाइटी बाद में, और एक छत के नीचे सब एक साथ खाना खाते हैं, किसी भी जाति किसी वर्ग का बच्चा हो हमारे गले लगता है, तो कितना हर जाति के वर्ग को हम लोग गोद में खिलाते हैं, तो फर्क तो नहीं करता ये पैसा मुस्लिम की घर से है, ये पैसा हिंदू की घर से है, ये पैसा क्रिश्चियन की घर से है, नहीं ना, वो पैसा यूटिलाइज होता है। तो क्यों सोच जातिवाद या किसी वर्ग धर्म क्यों माने देता इंसान। मेरा यह है कि मैं किसी को झुका के बड़ी बनूं, उसका नहीं कि किसी को दिल में छू जाऊं वो बड़ी हो जाऊं।